हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए साइंस का आपके पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब जो उसके 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसको समझने से पहले यहाँ पे मोशन क्या है वो समझेंगे। अब एक्चुअली 8 चैप्टर जो है ना आपका, वो पूरा मोशन पे। अब एक्चुअली में मोशन 8 चैप्टर समझने के बाद ही 9 चैप्टर समझे तो बेहतर रहता है, पर अभी 8 चैप्टर में क्या है, न्यूमेरिकल्स वाला फॉर्म ज़्यादा यहाँ पे वीडियो से इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ सकता। इसीलिए क्या कर रहा हूँ, उसका अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देके उसके जो बेसिक टर्म्स है वो बता दे रहा हूँ आपको, फिर हमारे ये जो आज का टॉपिक है उस पर जाएंगे। तो मोशन मतलब क्या? तो मोशन मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो, मोशन मतलब क्या? तो मोशन मतलब के एनीथिंग विच इज मूविंग, ऐसा आप सिंपल ऐसा सोच रहे हो कि जो भी चीज मूव कर रही है वो। तो फिजिक्स में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे बनेगी, with reference to any external point, if any object changes its position per time is called motion। टाइम के हिसाब से वो अपनी प्लेस चेंज करता रहता है, पोजीशन चेंज करता रहता है। पर यहाँ पे एक चीज और मैंने ज्यादा स्पेसिफाई की है कि विथ रेफरेंस टू एनी एक्सटर्नल पॉइंट। क्यों ऐसा? एग्जांपल देता हूँ। हम अर्थ पे, हम सबको पता है अर्थ मूव करती है, पर क्या हम देख पाते हैं अर्थ का मोशन? नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं बन रहा है जिससे हम देख पाए कि भाई अर्थ मूव कर रही है। आप फैन मूव हो रहा है वो देख रहे हो, रीजन क्या? कि आपको साथ में सीलिंग क्या दिख रही है, उसके पीछे स्टेडी, तो आपको फैन मूव होता दिख रहा है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से किसी ने ट्रेन की मुसाफरी की हो, ठीक है, तो ट्रेन के सफर में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कई बार दो ट्रेन जब ऐसे क्रॉस होती है ना, तो आपको एट अ पॉइंट ऐसा फील होता है कि हम जो ट्रेन में ना वो रुक गई है, और जो ट्रेन साइड में से पास हुई वो ज्यादा स्पीड में जा रही है। रीजन है वो इसलिए होता है कि आपका कोई प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट नहीं बन रहा आपकी ट्रेन का मोशन देखने का, इसलिए ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल जब ऐसे आप जो ट्रेन में सफर कर रहे हो उसके बाजू में से कोई ट्रेन नहीं निकलेगी, तब आप देखोगे सारे पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या पता चला उस रेफरेंस पॉइंट से कि हमारी ट्रेन मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है। मोशन के टाइप्स अभी देखने की जरूरत है, वो बेसिक्स प्राइमरी में आ गया है, और ये मोशन का एक टर्म बताया। अब यहाँ पे क्या हमें नए टर्म्स आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जब भी आप देखना, ये आपके फिजिक्स में जब भी ऐसे स्मॉल यू है तो वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इट इज अ टाइप ऑफ स्पीड, पर जिसमें डायरेक्शन होती है स्पीड में उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड तो पता है आपको, उसमें डायरेक्शन के साथ जो जिसमें होती है उसको मतलब वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल इतना याद रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम मतलब t। तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए, नया, एक्सीलरेशन। तो आप लोगों ने ये तो सुना होगा, व्हीकल्स में आता है एक्सीलरेट करो, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो वही एक्सीलरेशन मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, ये जो है उसका v माइनस यू अपॉन टी, ये तीनों से ही बनता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। समझ में आया? f मतलब फोर्स, m मतलब मास, ये सिंपल सिंपल टर्म तो पता होगा। ये एक ना है मोमेंटम, मोमेंटम का क्या है p, और उसका जो फॉर्मूला है वो है m इंटू वी, ठीक है। और ये जो है इसको हम डेल्टा बोलेंगे। तो डेल्टा का मतलब क्या होगा, कोई भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आता है, वेरिएशन आता है, वैल्यू चेंज होती है, उससे हम उसके आगे हम डेल्टा लगा देते हैं। तो क्या हमें पूरा ऐसा लिखना नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर लिखना हो चेंज इन मोमेंटम, तो मैं सिर्फ ऐसा लिख दूंगा डेल्टा पी। तो आपको क्या समझना है कि ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो ये जो है वो थोड़ा बेसिक मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। इसको आप एक बार नोट डाउन करोगे, लिखोगे तो ये याद रह जाएगा। आप इसको याद कर लोगे तो आगे जो हम अब इसको जहां जहां यूज करने वाले तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। फर्स्ट लॉ पे आते हैं। अब न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिया उससे पहले गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, काफी सारे लोगों ने इसके मोशन के लिए अपने लॉज दिए थे, अपने अपने व्यू दिए थे, पर उनमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक थी, वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं थे, वैसे लोग बनाए थे। तो इसीलिए बाद में जब न्यूटन ने जो रिसर्च करके स्टडी करके जो बनाए, ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल थे, और इसीलिए आपके पढ़ाई में आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऐसा बता रहा है, मैं यहाँ पे उसका पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ।
दिख रहा है ना, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन अ कांस्टेंट मोशन, देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट में, रेस्ट में मतलब के रुकी हुई है, मोशन में नहीं, और अगर कोई कांस्टेंट मोशन में, तो यहाँ पे उसको इसी तरह से समझना कि इट विल लिव इन रेस्ट, और ये स्टेटमेंट है ना, मैंने आप समझ सको इसलिए थोड़ा तोड़ के इस हिसाब से बनाया, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर जो बॉडी मूव कर रही है वो कंटिन्यू अपना मोशन चालू ही रखेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक, ठीक है। इन शॉर्ट अगर गुजराती में ऐसे इसको समझे तो जब तक हड़ी नहीं करते हम ત્યાં સુધી આપણે હળી ના કરીએ ત્યાં સુધી એને ના થાય। तो इसमें ऐसा होता है कि जब तक मतलब हम कुछ उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो अपना मोशन जो है वो चालू रखता है, और अगर उस पर अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहता है। जैसे कि जितने भी मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेटरी मोशंस है, ठीक है, उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते तो वो कंटिन्यू अपना मोशन चालू रखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है, तो जो कार में बैठा है तो जो कार की स्पीड है वही स्पीड उसकी भी होगी ना, ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि जैसे कि ब्रेक नहीं लगाया वो सब। अब ब्रेक पे से यहाँ पे जो ब्रेक पे और फोर्स पे, दो चीज पे हम यहाँ पे रुकते हैं। पहले तो फोर्स की बात कर दूं तो ये जो की नॉट यहाँ पे ये याद रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है, ये याद रखना है आपको। अब जो मैंने दूसरे कौन से वर्ड पे रुका था, ब्रेक, तो ब्रेक जब लगती है तो आप लोग की जनरेशन ने बहुत कम ट्रैवल किया होगा शायद बस में, पर फिर भी किया हो, या नॉर्मल टू व्हीलर या उसमें भी लगा हो सकता है कि जब अनएक्सपेक्टेड ब्रेक लग जाती है व्हीकल में, ज़्यादातर बस में उसमें फील होता है। तो क्या हो जाता है, जैसे हम ऐसे रुके हुए बस में और अचानक से ब्रेक लग गई सडन, तो ऐसे हो जाते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि इनर्शिया, ये इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ के साथ ये अटैच है ये टर्म। ये इनर्शिया का मतलब क्या, तो टू ऑपोज सडन चेंज इन मोशन, और ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी इनर्शिया ये सब पोजेस करते हैं, मतलब के लिविंग नॉन लिविंग सब, जिसका जितना ज्यादा मास होगा, जितना उसका मास ज्यादा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। अब इसके तीन एग्जांपल है, मतलब तीन टाइप उसके, सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या, कि मतलब क्या, जैसे आप लोग की जनरेशन ये भी शायद ज्यादातर फील नहीं किया होगा, जैसे पहले मैं छोटा था तो वो पापा के पास एलएमएल स्कूटर होता था, तो एलएमएल स्कूटर में क्या करते थे, वो हाथ में ऐसे गियर आते, तो सडनली क्या उसमें क्लच ज्यादा मतलब भारी होता था, एकदम से गियर लग जाता था, तो ऐसे मैं पीछे बैठा हूँ और एकदम से वो स्कूटर चालू हो जाएगा, ऐसे हो जाऊंगा पीछे, तो जो पीछे एकदम से हो जाते हैं ना, क्यों, तो हमारा बॉडी वो सडन मोशन को क्या कर रहा है, ऑपोज कर रहा है। तो मैं रेस्ट में था इसलिए रेस्ट में ले जाने की कोशिश कर, इसलिए पीछे ले जाने की कोशिश, आगे नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। वही चीज अभी जो एग्जांपल मैंने बताया वो इनर्शिया मोशन, जो बस वाला, हम मोशन में जा रहे हैं आगे आगे आगे, और अचानक से ब्रेक लग गई, मतलब कि वो, और हमारा बॉडी जो मोशन में है ना वो ऐसे ही कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा आगे जा रहा था, पर ब्रेक वजह की वजह से ऐसे हो जाता है, समझ में आया। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी शायद आप लोगों ने फील किया होगा, सॉरी ऐसा बोल रहा हूँ पर लग रहा है मुझे ऐसा, इसलिए वो जैसे हम छोटे थे जैसे बनाते थे पत्थर पे एक धागा बांध के, लंगस बोलते हैं जिसको, तो ऐसे 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 घुमाते हैं, ठीक है, तो ऐसे 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 वो सर्कुलर मोशन में आता है, पर उसको जब ऐसे छोड़ देते तो घूमता घूमता नहीं जाएगा, वो जब लास्ट मोमेंट पे जब छोड़ा होगा ना वहां से वो राइट एंगल पे जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
कि वो अपनी डायरेक्शन ऐसे वो मूव करता है इस हिसाब से। तो ये 3 टाइप हो गए, उसके एग्जांपल के साथ मैंने बताया। सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ का पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। द मोमेंटम ऑफ बॉडी देखो यहाँ पे मोमेंटम बढ़ाएगा, इसीलिए मैंने पहले से आपको समझा दिया था कि मोमेंटम मतलब क्या है। तो ये P, तो यहाँ पे जब मैं P यूज करूँ तो समझ लेना क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोमेंटम की। और एक बात यहाँ पे इसका स्टेटमेंट कंप्लीट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें की नोट है ना, इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट लॉ क्या देता था आपको, फोर्स की डेफिनेशन, ये आपको देगा इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू। फिजिक्स में जब भी ये वर्ड है मैग्नीट्यूड तो समझ लेना वो उसकी क्या देगा, वैल्यू। मतलब कि फर्स्ट लॉ डेफिनेशन देते हैं और ये उसकी वैल्यू देगा, और वैल्यू कैसे देगा उसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है उसमें जो एक यहाँ पे चेंज है, देखो बॉडी पे तो फोर्स लगता है ना, वो उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है उसकी डायरेक्शन। वो जो फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन में होगी, मतलब फोर्स जो डायरेक्शन लगा वही डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए अभी समझना, पर एक बार ये डिराइव हो जाए तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसे लिखते हैं कि ये जो है पर टाइम के हिसाब से मतलब ये चेंज हो रहा है। देखो डेल्टा का मतलब मैंने बताया था चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन मोमेंटम पर टाइम इज, और ये न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से ये स्टेटमेंट बनेगा, तो यहाँ पे लिखा इसके हिसाब से ये चीज बनेगी। अब ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल की है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा पी जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम है तो एम वी माइनस एम यू। क्यों, वापिस वो टर्म्स पे आओ, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एम वी, पर अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी तो वो v की जगह पे क्या आएगा, mu। तो यहाँ पे चेंज है ना, तो एम वी माइनस एम यू होगा, इसलिए यहाँ पे डेल्टा p की जगह पे ये लिखा। अब जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हटानी हो तो आप इज इक्वल टू की साइन लाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हो। तो हमने कांस्टेंट ऐड किया है k, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे से m बाहर कॉमन, k कांस्टेंट था। अब v माइनस यू अपॉन टी, वापिस आओ इधर, v माइनस यू अपॉन टी क्या था, एक्सीलरेशन a था, तो a की जगह पे मैं ये v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे a लिख सकता हूँ क्योंकि वो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हुई। और जनरली हम इन जनरल ये k जो कांस्टेंट लिया है उसकी वैल्यू कोई भी ले सकते, तो हम 1 लेते हैं, तो हमारा जो फाइनल जो है ये बन जाता है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम एल, मतलब कि F इक्वल टू माँ, मतलब कि फादर इक्वल टू मदर, मतलब कि माता पिता एक समान। समझ में आ गया बच्चों। तो ये जो है ये डेरिवेशन दिया फोर्स का, और ये फोर्स का डेरिवेशन इसकी डेफिनेशन से मिला, मतलब कि फोर्स की वैल्यू अगर आपके पास मास और एक्सीलरेशन की वैल्यू उसमें डालो तो आपको फोर्स की वैल्यू मिल सकती है, और ये हमने डिराइव किया सेकंड लॉ के स्टेटमेंट की हेल्प से, इसीलिए ऐसा लिखा था कि इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। अब थर्ड लॉ जो है उस पे आते हैं, बहुत ही मस्त है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी का मतलब इंतजार होता है पढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट भी छोटा है और एग्जांपल्स भी ऐसे है। पहले तो इसके जो स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम।
every action has equal and opposite reaction. वाह, इतना छोटा सा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल बताओ, क्या करो, लॉकडाउन खुले तब बाहर निकलना, बाहर निकल के आपकी एज का कोई भी लगे उसको रास्ते पे रोको, इधर देखो उधर देखो और खींच के उसको चाटा लगा दो। फिर क्या होगा, वो ऐसे आपको स्माइल लेके तो नहीं जाएगा, उसने आपको एक चाटा, आपने उसको एक चाटा लगा, वो भी आपको सामने क्या लगेगा, एक वैसा ही चाटा लगेगा। तो वही चीज होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप बॉल फेंकते हो वॉल पे तो ऐसा होता है कि वो वॉल उसको कंज्यूम कर लेता है, वापिस जितनी जोर से फेंकते हो उतनी जोर से वो क्या होता है, वॉल से टकरा के वापिस आता है। ये भी है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो चीज है ये थर्ड लॉ से पता चलती है। इससे काफी सारी चीजें हेल्पफुल भी है, मतलब ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल अगर उसका एग्जाम्पल में बताऊं तो स्विमिंग, जो स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, जितना मतलब फोर्स पीछे लगाते हैं उतना वो क्या जाते हैं आगे, तो एक्शन तो सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन, वही चीज है। ठीक है, फिर जो आपने कई बार मूवीज में उसमें देखा होगा, वीडियोस में, कि ऐसे जब फायर करते हैं तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं, तो क्या है उसमें वाइब्रेटर होता है गन में? नहीं, रीजन क्या होता है, जब बुलेट फायर होती है ना तो वो इतनी स्पीड में मोमेंटम के साथ बुलेट निकलती है तो वो पीछे गन भी कुछ फोर्स से वापिस आती है, तो इसलिए ऐसा होता है जब गन वापिस आती है, तो इसकी वजह से ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, उसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके की नोट में इतना याद रखना है आपको, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, जो कि ये लिखा है मैंने। अब इस पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता इसलिए सिर्फ ये लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के साथ स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का स्टेटमेंट है, जिसमें समझो कि एक बॉल है जो थोड़ा छोटा है, जिसका मास भी मतलब अलग होगा, तो उसका m1 मास दे, अभी हमने कोई वैल्यू नहीं ली। इसका दूसरा एक बॉल थोड़ा बड़ा है जो कि m2 है, वो एकदम धीरे धीरे से जा रहा है, m1 है जो u1 स्पीड से फुल स्पीड से आके उसको क्या करता है, टकराता है। तो आफ्टर कोलोजन क्या होता है कि ये जो है ना m1 वो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और ये थोड़े ज्यादा स्पीड में निकल जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा, एक बॉल रखो दूसरा स्पीड में इधर उसको आप लगाओगे तो ये आगे चलेगा और ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वही चीज है। तो इसका जो पहले जो स्पीड थी और ये m1, इसका जो पहले स्पीड थी और ये m2, और उसके बाद में जो उसकी स्पीड हुई और ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसका, तो ये सब क्या हो गई, इनका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सेम। और जब भी ऐसी कोई चीज होती है कि जो बिफोर और आफ्टर सेम रहती है उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हम एम यू एम वी जो अभी मैंने बताया ना, एम यू ये सब लिया है, तो इसलिए क्या है, मोमेंटम है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आता है। आई नो कि फिजिक्स से थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया, थोड़ा आप लोगों को ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, एक नहीं दो बार भी देखो, फिर भी ना समझ आए 3 बार देखो फिर पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे जल्दी ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।